सभी को। सुमित, नमस्कार। नीरज, ओम प्रकाश, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर, सिलेबस दिख रहा है। ये नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये दिख रही है सभी को? रेलवे स्टेशन एंड यार्ड्स। यस सर, देख रही है अभी तो। चलो शुरू करते हैं। So first of all, what we have to do is we have to define what is a railway station. All right. So here you are already aware about what the term railway station is. Okay. All of you have already boarded a train at some point of time in your life. So railway station is what? Is a selected place on a railway line where the train halts for one or more of the following purposes. Means train रुकती है for the following purposes. First purpose is that exchange of the passengers, कि passengers ट्रेन में जा सकते हैं और अगर जर्नी एंड कर रहे हैं तो उतर के अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं. Then there is exchange of goods, control of the train movements. देन यू हैव कंट्रोल ऑफ द ट्रेन मूवमेंट. का मतलब है कई बार किसी ट्रेन को एक पर्टिकुलर स्टेशन में, जैसे इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अमृतसर एंड यू हैव टेकन द ट्रेन से सपोज टू दिल्ली, सो अ ट्रेन में हैव टू स्टॉप समवेयर एट अ पर्टिकुलर स्टेशन. से सपोज जलंधर रुकेगी या लुधियाना रुकेगी. ठीक है. सो दैट इज हाउ देयर इज द कंट्रोल ऑफ द ट्रेन मूवमेंट. Then you have is enable the express train to overtake. कि रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि जैसे से सपोज आप अमृतसर से दिल्ली जा रहे हैं, तो अगर आपने राजधानी ली है तो इट इज़ एन एक्सप्रेस ट्रेन. ठीक है. वो छोटे छोटे जो भी आपके रेलवे स्टेशन आएंगे वो वहाँ पे रुकेगी नहीं, और जो बाकी की ट्रेन हैं उन्हें उन छोटे स्टेशन पे रोक के, ठीक है, उस एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेज दिया जाता है कि वो निकल जाए, उसको रुकना ना पड़े. देन यू हैव इज द डिटैचिंग ऑफ द इंजन्स. इट इज ऑल्सो टेकिंग एट द रेलवे स्टेशन. कि अगर आपकी ट्रेन आ रही है एंड अगेन इट इज सपोज टू गो बैक इन द सेम डायरेक्शन, तो व्हाट इवेंचुअली सपोज टू डू, वी आर सपोज टू डू इज कि जो इंजन लगा हुआ है उसे डिटैच करके अगली तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ता है. देन यू हैव सॉर्टिंग ऑफ द बोगीज टू फॉर्म अ न्यू ट्रेन. कि क्या है कि जब भी आप रोलिंग स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है, उस रोलिंग स्टॉक में उस रोलिंग स्टॉक में क्या होता है कि बहुत सारी ट्रेन, बहुत सारे bogies होती हैं. There are a lot of bogies that are attached in a particular rolling stock. ओके. अब उनकी सारी रीशफलिंग जो है कि कौन सी बोगी को किस पॉइंट पे लगाना है, उनकी सारी रीशफलिंग होती है रेलवे स्टेशन पे. ठीक है. शुड वी मूव फॉरवर्ड? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। ठीक है. ये तो हो गया रेलवे स्टेशन. ठीक है. अब इसके बाद आपका पॉइंट आ जाएगा कि साइट कैसे सिलेक्ट करनी है. अगर कोई भी रेलवे स्टेशन आपने, you are to construct a particular railway station, so how do you eventually choose the site, how the site selection is supposed to be done? So इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा एक्विजिशन ऑफ लैंड. इसमें आप देखेंगे एक्विजिशन ऑफ लैंड में what they are saying is that sufficient land to include the lines, station buildings, platforms, cabins, staff quarters for the future extension. कि आपके पास क्या है कि सफिशिएंट एरिया होना चाहिए. सफिशिएंट, पहली चीज, जो पहला पॉइंट है कि सफिशिएंट आपके पास लैंड होना चाहिए कि जितने भी कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो सारे आप इंस्टॉल कर सकें उस पर्टिकुलर लैंड के बीच में. ठीक है. एंड अगर आपको, जैसे हम हाईवेज में हमने पढ़ा था दैट विद द पीरियड ऑफ टाइम हमें एक्सटेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है.
तो एक्सटेंशन करने के लिए हमें और लैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब पॉइंट्स आपने पहले ही ध्यान में रखने हैं एक्विजिशन करने से पहले। और इसके बाद आप देखेंगे यू हैव प्रॉक्सिमिटी टू टाउन्स एंड विलेजेस। इट शुड बी क्लोज टू द टाउन्स एंड द विलेजेस एज फार एज पॉसिबल। कि जो भी आपका रेलवे स्टेशन है, से सपोज आपका अमृतसर में रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो जो लोग जैसे जो हॉस्टलर्स हैं, ठीक है, एंड ट्रेन से आते हैं अपने शहर से अमृतसर में, तो व्हाट यू वुड हैव नोटिस इज कि जो अमृतसर का रेलवे स्टेशन है वो एकदम जो टाउन है अमृतसर उसके एकदम सेंटर में है, ठीक है। एंड आपका कॉलेज से सपोज ये पेरिफेरल एरिया में पड़ जाता है, अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बट जो रेलवे स्टेशन है, all the railway stations if you will see it is somewhere in the center of the town, so that कि वहां से हर डायरेक्शन से लोगों को इक्वल डिस्टेंस पड़े। should be close to the villages and the towns as far as possible. Then you have is nature of the land area कि अब आपने रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, नेचर ऑफ द लैंड एरिया आप कैसा आप प्रेफर करेंगे। प्रेफरेबली व्हाट यू वांट इज इट शुड बी अ लेवल्ड ग्राउंड, ठीक है, एक प्लेन सरफेस हो। कि अगर आप गलती से भी आप स्टीप ग्रेडियंट में चले जाते हैं, so what eventually it may cause is it may cause the rolling stock to move over the stationary surface, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लेन सरफेस, हमें ना कि स्टीप ग्रेडियंट नहीं चाहिए। बिकॉज अगर स्टीप ग्रेडियंट होगा या ना आपने अपना रोलिंग स्टॉक उधर स्टेशन कर रखा है, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ द स्लोप वो मूव करना शुरू कर जाएगा। दैट इज व्हाट वी डोंट वांट। उसके बाद आपका आ जाता है अप्रोच रोड्स टू दी स्टेशन साइट्स। So highly essential to encourage the rail transport by providing approach roads connections from the different points to the stations। क्या है कि अब आपने रेलवे स्टेशन अगर आप दे रहे हो, ठीक है, रेलवे स्टेशन के लिए अप्रोच रोड्स भी तो दोगे, ठीक है, एंड दे आर हाईली essential because these are the roads through which the passengers are supposed to enter into a particular railway station, so they should be like very carefully planned, all these approach routes। Then you have a station site alignment। अब वो क्या कह रहे हैं कि स्टेशन जो है, स्टेशन should never be located on the curves as far as possible because the signals will be difficult to sight। कि जब भी आपने देखा होगा whenever you are entering a particular railway station, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं ना, आप से सपोज अमृतसर, जलंधर, लुधियाना कोई भी रेलवे स्टेशन एंटर कर रहे हैं, तो जो रेलवे लाइंस हैं, जो अप्रोच लाइंस हैं, सारी रेलवे लाइंस हैं, वो दे आर प्रेफर टू बी स्ट्रेट। क्योंकि क्या है कि सारा भी जो सिग्नलिंग सिस्टम है जो कि अलाउ करता है एक ट्रेन को अंदर एंटर करने के रेलवे स्टेशन के, ठीक है, वो आप एक सीट में आपके लिए या ड्राइवर के लिए देखना इजी है, ना कि अगर आपने अपना रेलवे स्टेशन जो है एक कर्व पे लोकेट कर रखा है। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है साइड ड्रेनेज। साइड ड्रेनेज क्या है कि हमें रेलवे स्टेशन के लिए एक लेवल्ड सरफेस चाहिए, बट हमें हल्की सी स्लोप इसलिए देनी पड़ती है बिकॉज अगर उधर बारिश का पानी आ रहा है तो यू विल नॉट वांट दैट वाटर टू बी स्टेशनरी ओवर देयर, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम ग्रेडियंट हम कितना देते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट इज 1/1000। इट इज रिकमेंडेड फॉर द ड्रेनेज पर्पस, कि ड्रेनेज के लिए हमने इतना उधर ग्रेडियंट दे सकते। Then station amenities such as water supply, coal, diesel, it should be provided at the station site। ये जो सारी हमारी बेसिक अमेनिटीज हैं ये रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए जो भी आप साइट सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपने रेलवे स्टेशन बनाना है।
Then you have his role of authorities that is civil, and you have military authorities. It should be consulted before the final selection of the site. Okay, it may happen that you are looking for a particular land area for a station. It may happen that you may come up with 2 or 3 different sites. Okay, and from those 2 or 3 different sites, eventually what you have to do is you have to finalize only one site, कि एक ही साइट चूज करनी है. ठीक है, अब वो एक साइट चूज करने के लिए आपको मल्टीपल जितनी भी अथॉरिटीज है उस शहर में, ठीक है, उन सबसे कंसल्ट करके आपको जो फाइनल आपने साइट सेलेक्ट की है उन सबके अप्रूवल लेने होते हैं. ठीक है, दिस इज नेसेसरी व्हाई बिकॉज टू एग्जीक्यूट द डेवलपमेंटल स्कीम, because everything in town planning needs to be at a proper place. So that is why all these permissions and clearances are supposed to be taken. अभी इसके बाद आपका आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन. अभी क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन में व्हाट यू विल बी स्टडीइंग, यू विल बी स्टडीइंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे स्टेशन. So classification is done based upon operational and functional characteristics. Okay, and based upon operational characteristics, you will have block stations, that is A, B, and C type. Then you will have is non-block station, that is D type. Then you will have a special class stations. Okay, so this is based upon the operational criteria. Then based upon the functional criteria, you will have non-junction station or wayside station. Then you will have a junction station. Then you will have a terminal station. So now step by step we'll be studying all of these. So first what you have is you have a block station. Okay, block station is what? Block station is sort of a compartment into which the railway lines are divided. ओके, ब्लॉक स्टेशन क्या होगा कि एक तरह से कंपार्टमेंट है जिसमें रेलवे लाइंस जो हैं वो डिवाइडेड है. ठीक है, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं रेलवे स्टेशन पे. अ ब्लॉक स्टेशन इज अ प्लेस वेयर द परमिशन टू अप्रोच एंड द अथॉरिटी टू प्रोसीड आर ग्रांटेड. ये ब्लॉक स्टेशन वो होता है कि जिसमें अंदर एंटर करने के लिए और उस पर्टिकुलर स्टेशन से बाहर जाने के लिए आपको अथॉरिटी, एक पर्टिकुलर सिग्नल की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जब तक वो सिग्नल नहीं होगा ना आप उसमें एंटर कर सकते हो ना आप उससे बाहर आ सकते हो. ठीक है, अगेन दिस इज द बाइफर्केशन चार्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेशन, यू हैव अ ब्लॉक स्टेशन. द ड्राइवर मस्ट ऑब्टेन, ये उन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉक एंड नॉन ब्लॉक स्टेशन. कि a driver must obtain an authority to proceed enter the block station with his train. Means in order to enter the station and in order to leave the station, the driver needs to have proper authority. ठीक है, and how that authority is given to the driver कि आप उसको एक तरह से सिग्नल अगर आप दे दिया जाता है, ठीक है, एंड वो सिग्नल के हिसाब से वो ट्रेन को अंदर या बाहर आप लेके जा सकते हैं. सो ब्लॉक स्टेशन यू हैव इज class A station, class B and class C station. Then you have is non-block station. Now stopping places between the two consecutive block stations. Non-block station क्या है कि दो stations के बीच में, ठीक है, जो भी आपकी बीच में stopping places बनती हैं वो आपके आ जाएंगे non-block stations. Now उसके बाद आ जाते हैं आपके special class stations. Now any station which cannot be worked under that cannot be worked under all these categories A, B, C and D. It will come under the special class station, and it must have the approval of the CRS. CRS is the Commissioner of the Railway Safety. कि कोई भी ऐसा station in any unforeseen circumstances that you are not able to categorize under class A, B or C or maybe class D station, that will come under special class station.
देन फर्स्ट कम्स इज ए क्लास स्टेशन, ठीक है। ए क्लास स्टेशन क्या है? ए क्लास इज अ स्टेशन वेयर द लाइन हैज टू बी क्लियर्ड अप टू एन एडिक्वेट डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर बियॉन्ड द होम सिग्नल, ठीक है। ये इस वे में कह रहे हैं, ये इस वे में कह रहे हैं, ठीक है, कि योर लाइन हैज टू बी क्लियर्ड एटलीस्ट 400 मीटर बियॉन्ड द होम सिग्नल, ठीक है। अब होम सिग्नल वो क्या कह रहे हैं कि जब भी आप एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन में एंटर करते हो, देयर आर अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स दैट आर देयर, ठीक है। तो इस केस में अगर ये जो आप देख रहे हैं ए क्लास स्टेशन, इस केस में यहाँ पे देखें आपको 3 तरह के सिग्नल्स के बारे में बताया गया। होम सिग्नल विच इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, ठीक है जी। दिस इज योर होम सिग्नल, मतलब ये आप मान लें कि दिस इज द रेलवे स्टेशन हैविंग 2 प्लेटफॉर्म्स, ओके। जस्ट उसे एंटर करने से पहले यू विल हैव योर होम सिग्नल। देन व्हाट विल यू हैव इज, होम सिग्नल से पहले यू विल हैव इज योर वार्नर सिग्नल, ठीक है। वार्नर सिग्नल आपका इधर आ जाएगा। इट इज प्लेस्ड एट द वार्निंग डिस्टेंस फ्रॉम द होम सिग्नल टू इंडिकेट वेदर द सेक्शन बियॉन्ड इज क्लियर और नॉट। वार्नर सिग्नल का क्या काम है? ये बताना कि इस पॉइंट से लेके आगे होम सिग्नल तक सेक्शन क्लियर है कि नहीं। एंड होम सिग्नल का क्या काम है? ये बताना कि आगे आपका प्लेटफॉर्म क्लियर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्टार्टर सिग्नल। स्टार्टर सिग्नल आपके ये हो गए जब आप प्लेटफॉर्म पे हो। इट इज प्लेस्ड एट एन एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द होम सिग्नल। इट मार्क्स द लाइन अप टू विच द लाइन शुड बी क्लियर फॉर गिविंग परमिशन टू अप्रोच। कि होम सिग्नल तभी ग्रीन शो करेगा जब यहाँ पे स्टार्टर सिग्नल तक आपकी लाइन क्लियर है, ठीक है। एंड स्टार्टर सिग्नल क्या है? इट इज प्लेस एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द होम सिग्नल। होम सिग्नल के आगे उसे प्लेस किया जाता है। एंड इट मार्क्स द लाइन अप टू विच द लाइन शुड बी क्लियर। ये प्लेटफॉर्म पे लाइन इट शुड बी क्लियर, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के सिग्नल्स की बात हो रही है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप रेफरेंस एक तरह से लेके चले। यू हैव होम, यू हैव स्टार्टर एंड यू हैव वार्नर। अब ए क्लास स्टेशन को वो कैसे डिफाइन कर रहा है? वो कर रहा है कि ए क्लास is a station where the line has to be cleared at an adequate distance of, say, suppose 400 meter beyond the home signal for giving the permission to approach. तो इसका क्या मतलब हुआ कि होम सिग्नल के आगे कम से कम आपका इतना डिस्टेंस क्लियर होना चाहिए, तभी परमिशन टू अप्रोच मिल सकती है, ठीक है। अगर आगे जगह खाली होगी तभी होम सिग्नल आपको परमिशन टू अप्रोच देगा। अभी आप आगे देखिए, दिस इज क्लास ए सिंगल लाइन स्टेशन, ठीक है। इसमें अगेन व्हाट यू विल सी इज, यू विल सी देयर विल बी अ वार्नर सिग्नल, होम सिग्नल। दिस इज फॉर दिस लाइन, okay। If you are coming from this side, then you have the bifurcation, platform 1, platform 2, then you have the starter signal, then you have the advanced starter signal. So this starter signal I have already told you कि अगर आपको permission to, if you want permission to move out of the railway station, then this starter and advanced starter signals are there. If you want permission to enter into the railway station, then warner and home signal are there. तो अगर आप इस साइड से आ रहे हैं, अगेन यू विल सी दी सेम थिंग, वार्नर, होम, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। Okay, so this was for that if you have 2 lines, okay, if you have 2 lines, so the line diagram is something like this। and if you have a single line, ठीक है, अगर एक ही लाइन है जिसपे टू एंड फ्रो मोशन इज पॉसिबल, कि आप ट्रेन आ भी सकती है और जा भी सकती है, ठीक है। उस केस में व्हाट यू हैव इज, यू हैव अ वार्नर सिग्नल, यू हैव अ होम सिग्नल। अगेन वही कि एंट्री के लिए यू हैव 2 सिग्नल्स एंड एग्जिट के लिए यू हैव स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। अगर आप दूसरी साइड से आ रहे हैं, अगेन फर्स्ट सिग्नल इज द वार्नर, होम, स्टार्टर एंड देन एडवांस स्टार्टर। Then you have a B class station. A B class station is the one where the line has to be cleared
up to an adequate distance of a particular, say suppose it is near about 180 meters, I think, beyond the outer signal before giving permission to approach a train. ठीक है, इसमें भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि अगर आपने परमिशन टू अप्रोच लेनी है तो इतना डिस्टेंस आपकी जो लाइन है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाता है डायग्राम आपका। दिस इज अ बी क्लास स्टेशन and in this what you will see is you will have a home signal। ठीक है, you have a home signal। ठीक है, होम सिग्नल क्या है, इट इज प्लेस एट एन एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर सिग्नल, कि आउटर सिग्नल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस किया जाता है। आउटर सिग्नल अब आपका क्या होगा, आउटर सिग्नल ये है आपका। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। नाउ इट इज अ प्रैक्टिस टू प्लेस द आउटर सिग्नल एट अ सिंगल लाइन स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 580, ये देखो 400 प्लस 180, 580 meters from the home signal। So here what you have an outer signal that will give permission to enter into this section, then you will have a Warner signal that will give permission to enter into this section, then you will have a home signal that will give permission to enter into any of the platforms। Okay, then you have a C class station। Now what is a C class station, it is only a block hut। ठीक है, नो पैसेंजर्स आर बुक्ड ओवर हेयर। ठीक है, बुकिंग नहीं की जाती। स्प्लिट्स द लॉन्ग ब्लॉक सेक्शन सो दैट द इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव ट्रेन्स इज रिड्यूस, मींस कि वो ब्लॉक को स्प्लिट कर देगा कि अगर किसी ट्रेन ने उधर से सपोज अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है तो दूसरी ट्रेन को वहां पर रोक के वो एक्सप्रेस ट्रेन को वो एक तरह से ओवरटेक करवा सकते हैं या एक पैसेज दे सकते हैं। Now trains usually they do not stop at this particular station only for the overtaking process। It may happen for the express trains that they are allowed to overtake the slower moving trains at this particular C class station। And then you have as a non-block station। Now in non-block station what you have, these are also known as class D station or flag stations। ठीक है, दे आर सिचुएटेड बिटवीन टू ब्लॉक स्टेशन, कि दो जो ब्लॉक स्टेशन है आपके, जैसे अमृतसर और आपसे सपोज कर ले जलंधर, तो उनके बीच में आप कह रहे हैं अमृतसर एंड जलंधर, यू आर कंसिडरिंग इट एज ब्लॉक स्टेशन। एंड इन बिटवीन, ठीक है, इवन ब्यास इज अ ब्लॉक स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन स्टॉप्स ओवर देयर। इन बिटवीन यू हैव दोज माइनर स्टेशंस नोन एज फ्लैग स्टेशंस। एक तरह से चेक पोस्ट होती है। इट मे नॉट बी telephonically or telegraphically connected to the adjacent stations। No equipment or staff is provided for controlling the movement of the trains। ठीक है, and if in any case the train is supposed to be stopped due to some emergency conditions, so at these non-block stations what will happen is the trains are stopped by flag signals only। कि एक फ्लैग का सिग्नल दे दिया जाएगा, से सपोज रेड फ्लैग, तो ट्रेन उधर की उधर रुक जाएगी। Just wait for a minute।
हेलो। हाँ जी जयराम बोलो। अच्छा, then what you have is you have is the classification based on the functional criteria. Then you have a classification based on the functional criteria. So first you have the non-junction station. Now these stations consist of an arrangement for crossing an up and down train or for overtaking the slower train by the fast moving train. Non-junction stations क्या है कि again as I had already told you that these are the stations that are only meant for the overtaking maneuver to happen. Okay, so they are classified as wayside station. Non-junction station are also known as wayside station. Three different types: wayside station on a single line, wayside station on a double line, wayside station on a triple line. So the line diagram you are supposed to study for all of these. So this is the entire explanation given for a wayside station on a single line, double line, and a triple line. But before you read this, you should know the line diagram. So if you take into consideration the line diagram, the first one that you see, this is a wayside station for a single line. You have a single main line through which up and down movement is possible. Okay, what you will have is you will have a main line and through that you will have a loop line that will be given. So this is the passenger platform and this is the goods platform. Loop line से एक और line निकाली गई है जो कि goods platform में जाती है, ठीक है? For the overtaking process to happen, the slower moving train is brought to the loop line. All right, and the faster moving train that is coming from behind it directly takes the main line. It proceeds forward and then again through the loop line, the other slow moving train will enter into the main line. Okay, so non-junction stations only meant for the overtaking maneuvers to happen. Then what you will have is you will have a wayside station with a double line. Okay, you have two lines, you have line A and line B. So eventually what will happen is that at line A you will have a loop line that is there, and at line B you will have a loop line that is there. Okay, in the separate direction. Okay, again both these are meant, these loops that you see, these are meant for the overtaking maneuvers to happen. Then you will have a three-line wayside station. So if you see this, so you have a single main line and that is accompanied with two loop lines. You have a single line that is accompanied with loop line number one, first loop line, and then you have the second loop line. So the train can be diverted to either ways. Okay. And further, what you see is you have a three-line station or for directional operation. What you will see is again you have a single line
that is accompanied, that is the main line, that is accompanied with two loop lines, first loop line and second loop line. All right, and on either side you have the passenger platforms that are given to you over there. Then you have the same thing. Then you have is the same diagram that is accompanied with the footover bridge. कि जो भी प्लेटफॉर्म्स, जैसे आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो यू ऑब्वियसली टेक अ फुटओवर ब्रिज, ठीक है, प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 5 पे जाना है जहाँ पे आपकी ट्रेन लगेगी, तो आप क्या करते हो, आप फुटओवर ब्रिज लेके प्लेटफॉर्म 5 पे जाते हैं. तो दिस इज अगेन a developed three line station with a footover bridge. You have nothing कि जितनी भी आपकी लूप लाइंस हैं, ठीक है, एंड वो लूप लाइन जो भी प्लेटफॉर्म तक जा रही हैं, those platforms are interconnected with a footover bridge. Then you have is consideration in wayside station layouts. कि क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे व्हेन यू आर laying out a wayside station. The basic operating consideration in the layout of the above wayside station is to provide facilities for direct reception of the trains without any loss of time at any particular station. Direct reception of train means ऐसा कब होगा, अगर आपके पास एक ही लाइन है और एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सो ऑल दी ट्रेन्स दैट आर सपोज टू कम इन, दे विल हैव टू वेट जब तक वहां पे जो ट्रेन स्टेशन है वो लीव ना कर जाए, ठीक है. तो बेसिक ऑपरेशन कंसिडरेशन हमारा वेसाइड स्टेशन में क्या हो गया, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर डायरेक्ट रिसेप्शन ऑफ द ट्रेन विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम at a particular station. Train can directly enter just because you have multiple loop lines that you have given. Then you have is operating consideration, availability for the platforms for dealing with the stopping trains. कि आपने loop lines तो दे दी, but have you also given the platforms so that अगर वहां पे ट्रेन रुक रही है तो लोडिंग अनलोडिंग हो सके या पैसेंजर्स उतर सके. Availability to deal with one train on the platform and pass the other train through. It may also happen that कि आपकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है, वो छोटे छोटे जो आपके स्टेशन होते हैं वहां पे वो रुकती नहीं है, ठीक है. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह राजधानी ली अमृतसर से दिल्ली के लिए, तो इट इज नॉट सपोज टू स्टॉप एट माना वाला रेलवे स्टेशन, इट विल डायरेक्टली पास फॉरवर्ड, ठीक है. बट अगर कोई और ट्रेन है, स्लो मूविंग ट्रेन है, उसको साइड में रोक दिया जाएगा ताकि जो आपकी मेन एक्सप्रेस ट्रेन है उसे पैसेज दिया जाए. There should be availability on the wayside station so that your express trains, all those express trains can be passed or are allowed to overtake the slower moving train. Convenience of shunting for attaching and detaching of the vehicle. अब ये सारे स्टेशन पे कन्वीनियंस ऑफ शंटिंग होनी चाहिए. शंटिंग मतलब जो आपकी इंजन होता है उसको डिटैच करके ऑपोजिट साइड लगाने के लिए यहाँ पे प्रोविजंस होनी चाहिए. Then you have as commercial consideration, accessibility of a booking office. There should be a booking office at a non-junction station. Then availability to control the passengers. Ability to control the passengers should be there. I mean, there should be some personnel deployed that are controlling the movement of the passengers. Then you have as engineering consideration, scope of remolding should exist for doubling of the section. अभी किसमें में बोल रहे हैं that you should have enough land acquisition so that if you need to take out multiple loop lines from one main line, okay, so that should be possible. When it would be possible when you have enough land available for you. Space and scope conversion into a three-line station facilitating simultaneous reception. ये भी वही point है, indicating to what? Indicating to land acquisition, that enough land should be available. That if you want to scale up
say suppose a 2-line wayside station into a 3-line wayside station, so that should be possible. Then you have a junction station, the station where the branch line meets the main line. Okay, and at such junction, the special arrangements are made for the following purposes. First is, पहले तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, you have a single main line and a single branch line junction. Okay, you have a single main line. This is your single main line for to and fro motion, up and down motion. And then what you have is you have a branch line. Okay, then further if you will see, you have a junction with a double main line and a single branch line. ठीक है, आपके पास you have a double main line and उन जो एक मेन लाइन है उसमें से एक ही ब्रांच निकल रही है. ठीक है, अगर आप इस साइड की मेन लाइन की बात कर रहे हो उसमें से एक ही ब्रांच निकल रही है. एंड उसके बाद व्हाट यू हैव इज यू हैव अ जंक्शन विद डबल मेन लाइन एंड डबल ब्रांच लाइन. कि आपके पास दो मेन लाइंस हैं. सी यू हैव मेन लाइन 1 एंड मेन लाइन 2 एंड देन फर्दर यू हैव ब्रांच लाइन 1 एंड ब्रांच लाइन 2. कि उनकी जो रिस्पेक्टिव है मेन लाइंस है उसी में से आपकी जो है ब्रांच लाइंस निकल रही है. इसमें what you have is the station where the branch line meets the main line. They are known as junction stations, and they should have the following arrangements. For what purpose? First is facility to interchange the traffic between the main line and the branch line. ठीक है, branch line का मतलब क्या है कि it allows you to shift from one line to the other line to enable the engine to be released at the junction for servicing. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंजन अगर आप एक साइड से उतार रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन यूज द other line and you can bring it forward if you are supposed to use it with the same locomotive. And either this is one point कि अगर तो आपने उसको फिर से रीयूज करना है, दूसरी साइड लगाना, आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप उसको उधर ही छोड़ सकते हैं. ठीक है, फॉर दी सर्विसिंग to enable the engine to be released at the junction for servicing. Then ये सारा मैंने आपको बता दिया. ये वो single branch and a single main line, single branch and a double main line, double branch and a double main line. ठीक है, इस तरह से आपके जंक्शन स्टेशन होते हैं. Then you have a terminal station. So station at which the railway line or one of its branches terminates. ठीक है, ये वो स्टेशन होगा जहाँ पे आपकी जो ब्रांच लाइन है या आपकी कोई मेन लाइन है वो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब आगे कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलती. और दी कॉन्टिन्यूटी स्टॉप्स इज नोन एज द टर्मिनल स्टेशन और टर्मिनल जंक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4. ठीक है, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आगे क्या है, आगे आपका यहाँ पे स्टेशन आपका खत्म हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे बफर्स लगा रखे हैं, डेड एंड है, इसके आगे आपकी ट्रेन जा नहीं सकती. So this particular station would be known as a terminal station, or it would be known as a terminal junction. Then you enter into what is a station yard. Okay, station yard क्या होता है? A yard is defined as the system of tracks laid usually on the level within the defined limit for receiving, storing, sorting, making up of the new train, dispatch of the vehicles, and for other purposes over which the movements are not authorized by timetable. कि अब जो भी आप स्टेशन देखेंगे, रेलवे स्टेशन, ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज ऑथराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइम टेबल. कि हर एक ट्रेन का एंट्री का और एग्जिट का वहाँ का टाइम है. जितनी देर वो ट्रेन उधर खड़ी है उसका एक टाइम है कि 10 मिनट खड़ी होगी, 5 मिनट खड़ी होगी, आधा घंटा खड़ी होगी. ठीक है, 9:30 बजे चलेगी या सुबह 5:30 बजे चलेगी.
ठीक है, हर एक चीज टाइम टेबल से ऑथराइज होती है। स्टेशन यार्ड पे कुछ भी चीज टाइम टेबल से ऑथराइज होती है। और क्या क्या चीजें वहां पे होती हैं, you the entire rearrangement of your bogies is done at your station yards। ठीक है, entire loading unloading is done at station yards। कि अब यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टेशन यार्ड आ जाते हैं, जैसे पैसेंजर बोगी यार्ड, देन गुड्स यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, लोकोमोटिव यार्ड। ठीक है, ये आप पिक्चर्स आगे आप देखेंगे, ये सारे इन्होंने पॉइंट्स डिफाइन कर रखे हैं। पैसेंजर बोगी यार्ड का क्या मतलब है, so the main function is to provide the facility for the safe movement of the passengers and the vehicles for the use of the passengers। एग्जाम्पल पैसेंजर के प्लेटफॉर्म्स जो आप देखते हैं, specific importance are the terminal or the junction where extra bogies are accommodated and cleaning, washing and sorting is done। So these are where the entire cleaning process and loading unloading of the passenger is taking place। Then you have is goods yard, कि स्पेसिफिकली जहाँ पे गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। द मेन फंक्शन टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर रिसीविंग, लोडिंग, अनलोडिंग, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द अदर मूवमेंट ऑफ द गुड्स व्हीकल्स। ठीक है, तो ऑल दीस थिंग इज टेकिंग एट गुड्स यार्ड। आपने स्पेसिफिकली देखा होगा कि व्हेनेवर द ट्रेन इज स्टेशन एट अ पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन, वो ट्रेन आगे की तरफ जाती है, आगे आपने देखा होगा वहाँ पे एक गुड्स यार्ड होता है। ठीक है, देन यू हैव अ मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड is what? It will receive, break up, reform, dispatch the train onward। Means entire shuffling of the train that is supposed to take place is supposed to take place in marshalling yard। Then you have a locomotive yard। Locomotive से क्या मतलब है, इंजन। ठीक है, are housed and where all the facilities for cooling, watering, repairing, oiling, cleaning, means the servicing of the engine is to be done over there। ये the passenger bogie yards तो you already are aware। ठीक है, then you have as your goods yard, जहाँ पे loading and unloading of the goods will take place। And thereafter the picture that you see over here, this the picture below, this is your servicing yard, that is also known as the locomotive yard। Then this picture that you see over here, this is known as the marshalling yard। मार्शलिंग यार्ड में क्या होता है कि ट्रेन की पूरी रीअसेंबली होती है, पूरी शफलिंग होती है। ठीक है, आपने कितनी इसमें वैगन्स लगानी है, ठीक है, कितने उसमें कोचेस लगाने हैं, या कोई कोच आपने आगे पीछे किस हिसाब से करना है, वो सारा मार्शलिंग यार्ड में किया जाता है। इसके बाद यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्शलिंग यार्ड। यू हैव अ फ्लैट यार्ड। ठीक है, फ्लैट यार्ड, you have a hump yard, you have a gravitational yard। In flat yard what you have is the entire space, the yard is almost level, and the sorting work or the movement of the wagons are carried out by means of the engine running to and fro। फ्लैट यार्ड क्या है, मतलब प्लेन सरफेस है, प्लेन मार्शलिंग यार्ड है। ठीक है, कोई भी उस पर ग्रेडियंट नहीं दे रखा। तो अगर कोई भी ग्रेडियंट नहीं दे रखा तो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कैसे करोगे, यू विल बी यूजिंग द लोकोमोटिव्स, इंजन्स, दे आर कंटिन्यूअसली रनिंग टू एंड फ्रो and they are sorting all the wagons and the coaches। Now this arrangement is costly due to consumption of more power। Okay, more power will be used, diesel or electricity will be used to run the locomotives that are moving to and fro and are arranging the entire wagons and the coaches। Then you have a hump yard, a hump or a summit, this you can see below। A hump or a summit or artificial hill are provided and the wagons are pushed upon the hump by the engine। ठीक है, आपने कोई भी ट्रेन रीअरेंज करनी है तो इनिशियली व्हाट यू विल हैव टू इज यू ओनली हैव टू यूज द लोकोमोटिव टू पुश योर वैगन और योर कोच अक्रॉस दिस hump। ठीक है, जब ये हम पे पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली ये डाउन हिल चली जाएगी अपने आप। देन यू हैव अ ग्रेविटेशनल यार्ड। तो ग्रेविटेशनल यार्ड क्या है, दी ट्रैक्स आर लेड इन दी ग्रेडियंट, कि आप एक स्लोप प्रोवाइड करके रखते हैं। ठीक है, मार्शलिंग यार्ड को उसे कह देते हैं ग्रेविटेशनल यार्ड। एंड दी वैगन्स कैन मूव ऑन देयर ओन अंडर दी एक्शन ऑफ द ग्रेविटी।
ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि स्लोप दे रखी है और अगर ब्रेक अप्लाइड ना हो तो वो मूव करना शुरू कर देगी। एंड द मूवमेंट ऑफ द वैगन्स दे आर कंट्रोल्ड बाय द वैगन ब्रेक्स, जो उनकी अपनी ब्रेक्स होती हैं हर एक वैगन की, उससे उन्हें कंट्रोल किया जाता है, उससे उनकी सॉर्टिंग की जाती है। ठीक है, दिस टू टॉपिक्स यू विल रेफर इट योरसेल्फ, you can note it down in your notebooks. What is the requirement of the marshalling yard and the locomotive yard, and what is the equipment at the station and the yards. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने खुद रेफर करनी है। तो इक्विपमेंट्स जैसे आप देखेंगे, ये आपने लिख लिया सबने? काइंडली नोट इट डाउन एवरीवन और टेक अ स्क्रीनशॉट व्हाटएवर इज विजिबल फॉर यू। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स एट दी स्टेशन एंड इन दी यार्ड्स, जैसे आप ये देखेंगे, जैसे गैंट्री क्रेन्स होती है, इसका आपने सारा सेक्शनल डायग्राम याद करना है और लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है, इस वे में आपको उधर इक्विपमेंट्स दिए हैं सारे जो कि स्टेशन यार्ड्स पे प्रेजेंट होते हैं। देन यू हैव लोडिंग गेज ऑन द ब्रॉड गेज। ठीक है, सेक्शनल डायग्राम नीड्स टू बी मेमोराइज्ड। Then you have as a end loading ramp, like you see over here. The train is stationed, and then you have as a particular ramp through which loading and unloading is taking place. Then you have as a rectangular type engine shed. This is the entire servicing area. Okay, your locomotive yard where you have a rectangular type engine shed, wherein the engines will be brought in and the entire engine will be serviced. Then you have a circular engine shed with a turntable. Okay, you have two lines that are coming in, and then you have a turntable. Turntable क्या है कि उधर ही वो रोटेट करेगा। ठीक है, एंड ये आगे फर्दर जहाँ पे भी ये डॉटेड लाइन जुड़ेगी वहां पे वो इंजन शेड में आपका इंजन चला जाएगा। देन यू हैव अ सेक्शनल एलिवेशन ऑफ एन एश पिट और एन एग्जामिनेशन पिट। इसको आप एश पिट भी कह सकते हैं, एग्जामिनेशन पिट भी कह सकते हैं। दिस इज फॉर दी स्टीम इंजन। ठीक है, जितना भी उसमें बर्न्ड कोल है उसे रिमूव करने के लिए एश पिट्स का यूज किया जाता था। Then you have is water columns with the positions of the engine and the track. Okay, so these are the water columns, the entire section. Then you have is turntable का section दिया हुआ। Turntable is nothing but it is a rotating platform, pivot कर जाता है अपने about. Then you have a traverser. Traverser is what कि जैसे आपका एक rolling stock, से सपोज एक आपका लोकोमोटिव ये लाइन 1 से आया, ठीक है, वो ट्रेवर्सर पे भेज देंगे, इट इज इवेंचुअली सपोज टू गो टू लाइन 3, तो ट्रेवर्सर विल मूव इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ओके, सो इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन अगर आपने लाइन 1 से लाइन 3 पे कुछ शिफ्ट करना है तो ट्रेवर्सर आराम से इट विल हेल्प यू आउट। एंड देन यू हैव अ स्कॉच ब्लॉक। स्कॉच ब्लॉक जो गर्डर्स जो रेलवे लाइंस पे लगाया जाता है ताकि ट्रेन आगे मूव ना कर पाए उस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे। And then उसके बाद you have is the position of the fouling mark. Say suppose when some repair is or something like this is going on, तो मेन लाइन से वो डाइवर्ट कर दी जाती है ट्रेन, ठीक है, दूसरी लाइन की तरफ। एंड देन देयर आफ्टर लास्ट थिंग दैट यू हैव इज योर बफर स्टॉप। बफर स्टॉप क्या होता है? ये डेड एंड पे लगाया जाता है, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे आपकी जो रेलवे लाइन है वो टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, सो दिस सम्स अप योर चैप्टर। Okay, any problem anyone is having, you can ask, then we'll start off with the next chapter. Any one of you is having any problem, kindly ask.
Any one of you is having any problem? Should we move forward? No, sir. No, sir. The next chapter that we are supposed to start off with. So now we are supposed to start off with part 3. So chapter is signaling and interlocking. So in this, what we are basically supposed to discuss about the signals, how signaling it works. So here what you are supposed to deal with is you are supposed to deal with the objectives. Then the various classification of signals, the type of the signals in the stationary arts, what is automatic signaling and what is the principle of interlocking. Okay, so all these things are supposed to be discussed. यहाँ पे आप देखिए, the first thing that we are supposed to do signaling and the control system. Able to see the slide? सभी को स्लाइड दिख रहा है? No, sir. No, sir. Now? No, sir. No, sir. Now is everyone able to see the slide? Is everyone able to see? Sir, it's loading. No, sir. नहीं दिख रहा है. सर अभी दिखा रहा है. So we are now supposed to start off with signaling and interlocking. So initially we'll be discussing only about signaling. So signaling and the control system. So signaling, what will it consist of? It will consist of the system, devices, and means by which the trains are operated efficiently on a particular track. Okay, like this picture that you see over here, you will see that there are certain signals that are being installed adjacent to the railway line. It is like almost similar. Means like you have in your highways that you have certain signals that are installed adjacent to your highways. Okay, they are used for what they are used to tell the driver on a particular highway that how and where they are supposed to go. So
So similarly, on a railway track, you will have certain signals, okay, certain devices that are installed adjacent to the track that will help the train to move efficiently on the track. The tracks purpose क्या होगा कि the trains are operated efficiently and the tracks are used to the maximum extent. ठीक है, maintaining the safety of the passengers and the staff and the rolling stock. So this is why we are using the signaling, so that the train can be operated efficiently and you can have a maximum use of your track. Then you have it, what is the objective of signaling? The various objectives of providing and operating the signals are as follows. To provide the facility for the efficient movement of the trains that we have already discussed. To ensure the safety between two or more trains which cross or approach each other. ठीक है कि कोई भी दो ट्रेन्स आपस में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए यू नीड टू हैव द सिग्नलिंग सिस्टम. टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ द ट्रैक. अब ट्रैक ऐसा तो नहीं है, ठीक है, you have tracks that you have laid in almost lakhs and lakhs of kilometers. ठीक है, तो you need to have an optimum usage of those tracks. And for the optimum usage of the track, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो पूरा 100 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो पूरा 100 किलोमीटर का ट्रैक खाली होगा तो दूसरी ट्रेन उस पर्टिकुलर पैच में एंटर करेगी, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, you have trains that are moving close by, say in a span of 20 or 30 kilometers. Okay, now how is that possible? Only possible because of the signaling system. Now, to provide the facility for the maximum utility of the track, to provide the facility for the safe and efficient shunting operations. ठीक है, shunting operations भी होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी you need to have proper signaling system so that the locomotive can be shifted easily from the behind end of the train to the front end of the train. Then you have is to guide the train movement during the maintenance and the repair of the track. Again, when you have a particular repair setup that is going on a particular line, eventually what you will have to do is you will have to deviate the path of the ongoing train so that the repair works can be carried out, and for that you will again need the signaling system to safeguard the trains at the converging junctions and to give directional indication at the diverging junctions. ठीक है, again at the converging and the diverging junctions you will need to have the particular signals that are supposed to be installed and that are supposed to give way to the train operator who is driving the train, who is operating the train. Then you have classifications of the signals. The signals can be classified into the following categories. You will see over here you have the operating characteristics, functional, locomotive, and special characteristics that you have. Now, step by step, we'll be discussing all of these. Now, before that, what you have is you have the engineering principle of signaling. So in this, what you have is you have alternative techniques to check the failure must be employed in case of any failure, because nowadays you would have seen that all these signals are now based on the electrical systems. Okay, automatic signaling system is there. So what we have is that if in any case there is a failure, so there must be any other alternative technique so that failure can be rectified. So while designing the track system, the factors like reliability, simplicity, and the financial aspect should also be considered. Now, a given signal aspect must convey the same indication to the driver at all time, at all places, and under all conditions. ठीक है कि जो भी सिग्नल ने कन्वे करना है
ठीक है, it should convey the same meaning, okay, under any given circumstances. The action required by the signal should be definite, capable, and of easy implementation. Then you have is each and every signal should afford a maximum possible sighting distance. जैसे हमने हाईवेज में पढ़ा था कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने ड्राइवर को वार्न करना शुरू करना है, उससे आपने थोड़ा सा पहले आपने अपना सिग्नल लगा देना है, एंड उस सिग्नल का जो भी ट्रेन ऑपरेटर है उस तक इतना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि ट्रेन ऑपरेटर देख के उसे समझ के वो आराम से, ठीक है, उस पॉइंट के बाद उसे परफॉर्म कर सके। वो सिग्नल अगर कह रहे हैं रुकना है तो उसको समझ के वो रोक सके ट्रेन। Then you have it, number of fixed signal for each route should be kept minimum. ठीक है, जितने भी सिग्नल है for each route, all those fixed signals should be minimum. Only those signals should be used that are required. अब इसके बाद आप देखेंगे you have various operating based upon the operating characteristics, the functional characteristics, the location characteristics, and special characteristics. You have various type of signals. So based upon operating characteristics, you have hand signals, fixed signals, you have the detonating signals. Then based upon functional characteristics, you have stop and semaphore signal, warner, shunting, colored signal. Then you have based upon location characteristics, you have reception and departure signal. So reception signal, like we had already discussed in the previous chapter, you have outer and home signal. In departure signal, you have starter and advanced starter signal. Then based upon the special characteristics, you will have a repeater or co-acting signal, routing signal, calling on signal, point indicator, and miscellaneous signal. So now step by step we are supposed to discuss all these types of signals. So based upon the operational characteristics, so first what you have is a detonating signal like this. This is a small, you can say, type of a firecracker that is fixed on the girder. Now during the foggy and the cloudy weather, when the hand or the fixed signals are not visible, ठीक है, जब भी वेदर ऐसा है कि आप हैंड सिग्नल्स या आपके जो भी फिक्स सिग्नल जो आपने लगा रखे हैं adjacent to a particular railway track, if they are not visible, then in that case how you are supposed to signal a particular train operator? The detonators are placed at a rails which explode with a loud sound when the train passes over it. Okay, whenever the train will pass over this particular detonator, there will be a loud sound that it will produce. Okay, now from the safety point of view, the detonators must be placed on the rails at least 400 to 500 meter ahead of the signal to enable the driver to stop the train or to obey the signal. कि जिस भी पॉइंट से आपने you want the train से supposed to stop, ठीक है, उससे कम से कम 400 से 500 मीटर पहले आपने ये पर्टिकुलर डेटोनेटर सिग्नल लगा देना है, so that the train operator is able to hear the signal and is able to stop the train. Then what you have is a hand signal. ठीक है, hand signals are those that are operated by using the hands. They are given either by flags fixed to a particular wooden handle or by bare arms when flags are not available during the daytime. Okay, during the daytime, how you can use the hand signals? Either you can use the flag system or you can have बेयर आर्म सिग्नल्स, कि मतलब आपके पास फ्लैग भी नहीं है तो आप हाथ से ही सिग्नलिंग कर सकते हैं. बट ड्यूरिंग नाइट the lamps are used in which the movable glass lights of green, red and yellow.
Shades are provided. Okay, the hand signals are generally used by the guards, cabin man, or any other authorized man. Then you have a fixed signal. Fixed signals, they're usually fixed at a particular place adjacent to a particular railway track. देन आप देखेंगे कि जो वो कह रहे थे कि रात को या during daytime you can use the following flags or the following lights. So what does it mean by the following flags and the following lights? You have a red flag or a red light, it means stop. उसके बाद you have a green flag or a green light, that means proceed. उसके बाद you have a yellow light, that means proceed. You can proceed, you can go on, but with a lower speed. Proceed cautiously. ठीक है. उसके बाद further what you have is you will see based on functional characteristics the signals can be classified on the basis of their functions as below, like stop and semaphore type signal. So this is very important. So this is how it looks like, stop and semaphore signal. This is semaphore type or stop signal. Now what you see over here is now these signals in India are placed adjacent to the track. You will see you will have a track and adjacent to the track they are placed with the movable arm that projects towards the track for indicating the signal. This is a movable arm. It can be like this, horizontal, or it can be inclined in the downward direction like this. The side of the arms are facing the driver and is painted red with white vertical bands. This is a vertical band that you see over here. Then further what you see, these are the various component parts. The first is the movable arm. This movable arm that you see for the semaphore signal. Now this is pivoted on the horizontal pin. See, there will be a particular pin through which the entire movement of this will be possible. Okay. So this is pivoted on a horizontal pin known as a spindle. So this is the horizontal pin through which it is pivoted, known as a spindle, near the top of the post. Now the arm is 1.2 meters to 1.7 meters long. The length of the arm is given to you, 23 to 25 सेंटीमीटर्स वाइड. ठीक है, 25 से 35 लगा लें आप. ठीक है, उसकी विड्थ होगी at the inner edge. ठीक है, and 25 to 35 सेंटीमीटर वाइड at the outer edge. So inner edge and outer edge की जो विड्थ है वो डिफरेंट होगी. In normal position this arm remains horizontal. ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में इसकी आर्म जो है ये हॉरिजॉन्टल रहेगी. ये अब आपको बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है और इंक्लाइंड का क्या मतलब है. देन यू हैव इज द वेट एंड द लिवर अरेंजमेंट. अब इसमें आप देखेंगे a lever capable of revolving around the horizontal pin is also provided. You see like this is the balance lever that is provided. To the other end of the lever, the wire is attached, which is taken to the signal cabin after passing over the pulley. अब ये lever को आप देखेंगे, a particular wire is attached that is taken to the cabin, जहाँ से उसकी सारी functioning होगी कि इसको horizontal रखना है या inclined रखना है. Then you have a spectacle frame. This is the spectacle frame that is over here. अब क्या है कि दिन में तो चलो आप उसकी पोजिशनिंग के हिसाब से डिसाइड कर लोगे कि वो हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है.
ठीक है, तो आप सिग्नल जज कर लोगे, बट रात को आप कैसे करोगे, उसके लिए यू हैव स्पेक्टिकल फ्रेम दैट इज गिवन। तो स्पेक्टिकल फ्रेम में क्या है, इज प्रोवाइडेड इन द आर्म एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ रेड ग्लास एट द टॉप एंड अ ग्रीन ग्लास एट द बॉटम। You will have a red glass and you will have a green glass at the bottom with the lighting arrangement for the signaling at night. The spectacle frame is specifically used during night time. Then you will have is a crank rod and the crank mechanism. Now it is the way, it is a particular rod through which the entire assembly of your semaphore signal is connected to your lever, balance lever. And then you will also have a ladder. Okay, a ladder mechanism because it is having a height of 7.5 meters. So if anything goes wrong, so you need to obviously replace or you need to do the maintenance. So for that, a ladder will be required. Now you have the working principle of the semaphore. Okay, so in the ordinary position of the signal is horizontal, but the signal is lowered at an angle by pulling the wire from the signal channel. ठीक है, when the अब वो बता रहे हैं कि प्रिंसिपल कैसे, मतलब ये काम कैसे करता है कि when the signal is in the horizontal position means on का मतलब क्या है, स्टॉप। कि जब ये हॉरिजॉन्टल होगा मतलब आपने गाड़ी इस पॉइंट के आगे आपने लेके नहीं जानी। ठीक है, मींस इवेंचुअली व्हेन यू सी द सिग्नल, साथ ही में आपने जो स्टॉपिंग एक्शन है आपके लोकोमोटिव का वो आपने कंटिन्यू करना। व्हेन द सिग्नल इज लोअर्ड, ठीक है, जब ये इंक्लाइन एंगल पे है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब है ऑफ, मतलब आप आराम से उस पर्टिकुलर सेक्शन से आप जा सकते हैं। ये चीज समझ आ गई सभी को? ठीक है, एनी प्रॉब्लम एनीवन इज फेसिंग? चलो आगे चलते हैं। देन यू हैव इट ड्यूरिंग द डे टाइम, यहाँ पे बताया हुआ है पोजीशन ऑफ द आर्म्स और द कलर ऑफ द लाइट। ठीक है, अगर तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऑन पोजीशन का मतलब स्टॉप, डेंजर है आगे। और अगर इंक्लाइंड है 45 से 60 डिग्री पे है, ठीक है, उसका मतलब है ऑफ, मतलब क्या है, प्रोसीड, की लाइन इज क्लियर। नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में स्पेक्टिकल फ्रेम में काम करेंगे, अगर रेड लाइट है तो ऑन है, अगर ग्रीन लाइट है तो ऑफ है। ठीक है, रेड का मतलब ऑन का मतलब क्या हुआ कि आपने रुक जाना है, ग्रीन का क्या मतलब हुआ कि आपने आगे बढ़ना है। डे और नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो सिग्नल, एब्सेंस ऑफ सिग्नल मतलब डेंजर, और व्हाइट अनलेस फॉर शंटिंग सिग्नल इज अगेन अ डेंजर साइन। देन यू हैव अ वार्नर सिग्नल। अब क्या है कि ये सेमाफोर सिग्नल में साथ में ये अटैच होता है। A semaphore signal at the entrance of the station is combined with the warner signal. So how it will look like कि ऊपर आपका semaphore signal होगा, नीचे आपका warner signal होगा। ठीक है, the warner signal is similar to the semaphore signal in the shape except it is having a V notch at the free end. ये warner signal क्या होगा, सेम शेप का होगा। ठीक है, जैसे स्टॉप सिग्नल है, सेमाफोर आर्म जैसे है, बट एंड में उसका एक वी ग्रूव बना होगा। The Warner signal is placed on the same post as the semaphore signal at 1.8 to 2.1 meter below the semaphore signal. इस semaphore signal से कम 2 मीटर नीचे उसे प्लेस किया जाएगा। इसमें आप देखिए, हम लोगों ने पोजिशनिंग बता रखी है। कि अगर तो आप देखें, अगर आपका सेमाफोर सिग्नल भी हॉरिजॉन्टल है और वार्नर सिग्नल भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्या है, देयर इज डेंजर अहेड, यू हैव टू स्टॉप। ठीक है, अगर आपका सेमाफोर सिग्नल नीचे है, वो कह रहा है आप चले जाओ, और वार्नर सिग्नल ऊपर है, वो कह रहा है रुक जाओ, मतलब क्या है, प्रोसीड विद कॉशन एट अ लोअर स्पीड। आप आगे जा सकते हो बट बहुत ही धीमी स्पीड से।
और उसके बाद if you have is कि semaphore signal is also inclined and your warning signal is also inclined, then what you will mean is that you can proceed forward, आप आगे की तरफ जा सकते हैं। और ये सारा उन्होंने बाइफर्केशन दे रखी है ड्यूरिंग डे टाइम कि वार्नर सिग्नल व्हेन इट इज इंस्टॉल्ड सेपरेटली, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सेमाफोर के साथ अगर नहीं लगाते, अलग से इंस्टॉल करते हो, तो अगर वार्नर की आर्म हॉरिजॉन्टल है मतलब ऑन पोजीशन मतलब यू हैव टू स्टॉप, वार्नर की आर्म इंक्लाइन है मतलब ऑफ, यू हैव टू प्रोसीड, जैसे सेमाफोर के साथ। व्हेन सेमाफोर एंड वार्नर आर इंस्टॉल्ड ऑन द सेम पोस्ट, ठीक है, जब आपका एक पोस्ट पे स्टॉप सिग्नल भी है और वार्निंग सिग्नल भी है, तो उस केस में कैसे काम करेगा ये, जब ये बोथ दोनों की बाजुएं हॉरिजॉन्टल है मतलब ऑन है, यू हैव टू स्टॉप। व्हेन सेमाफोर आर्म इज लोअर्ड एंड वार्नर आर्म इज हॉरिजॉन्टल, देन उसका क्या मतलब है, सेमाफोर कह रहा है कि आप चले जाओ और वार्नर कह रहा है कि आप रुक जाओ, तो उस केस में आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रोसीड विद कॉशन, यू विल मूव फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट सेक्शन बट विद अ लोअर स्पीड। Then you have is when semaphore and warner arm are both lowered, मतलब off position मतलब proceed, you can proceed, आप आगे जा सकते हो। उसके बाद नाइट टाइम में आ जाते हैं हम। नाइट टाइम में क्या है, वार्नर सिग्नल इंस्टॉल्ड सेपरेटली, ठीक है, तो इफ यू हैव अ येलो लाइट इट इज ऑन पोजीशन मींस स्टॉप, इफ यू हैव अ ग्रीन लाइट इट इज ऑफ पोजीशन मींस प्रोसीड। ओके, देन यू हैव when warner signal and semaphore signal are installed on the same post, ठीक है, तो ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हाट यू विल डू इज व्हेन सेमाफोर लाइट एंड वार्नर लाइट आर येलो, दोनों की लाइट येलो है तो ऑन पोजीशन है तो मतलब स्टॉप। व्हेन सेमाफोर लाइट इज ग्रीन, वो कह रही चले जाओ, वार्नर लाइट इज येलो, वो कह रही रुक जाओ, तो उस केस में क्या करोगे, यू विल प्रोसीड विद कॉशन। व्हेन सेमाफोर लाइट एंड वार्नर लाइट दे बोथ आर ग्रीन मींस ऑफ, मींस यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड without stopping. So I'll give you 5 minutes everyone, please go through this particular slide, this is very important। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. अच्छे इस स्लाइड को एक बारी आप पढ़ लें ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम।
Okay, have you read everyone? So is there any problem? If there is any problem, please let me know. We'll discuss. Is anyone having any problem? No, sir. Okay, we'll move forward. Now what you have is the shunting signal. So also known as disk signal or ground signal. These signals are used for shunting operations, therefore they are known as shunting signals. Now here what you will see is now how is the indication that is supposed to happen. Just wait for a minute. Okay, so here what will you have is that see you have this entire white circle with a red band and you have two lamps that have been given for night use. So when the red band of the disc is in the horizontal position, it shows the red light. That means stop. Okay, when the red band is inclined, it shows the green light. It means you can proceed. When it is inclined, so it will show the green lamp means that you can proceed forward. Then further, what you have is now also वही सेम चीज समझा रखी है कि you have a disk, ठीक है, और you have a ground signal used during the shunting operations कि जो भी आपकी सारी shunting होती है, the entire resorting of the train, ठीक है, so they are used over there. It consists of a circular disc that is painted white with a red band along the diameter. ठीक है, रेड बैंड इज हॉरिजॉन्टल मतलब स्टॉप, रेड बैंड इज इंक्लाइंड मतलब प्रोसीड. इट इज सिमिलर टू दी सेमाफोर फंक्शनिंग, ठीक है, जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल होता है तो स्टॉप होता है, इंक्लाइंड होता है तो प्रोसीड होता है, ठीक है. देन यू हैव इज दी colored light signals. Okay, colored light signals like if you will see over here, with the introduction of the electric traction to meet the increased traffic requirement, the semaphore signals are replaced by these colored light signals of high density beam, colored light both during the day and night time. ठीक है, ये जो signals हैं they are used because they are using high intensity beam. Okay, so they can be used both during day and night time. तो यहाँ पे आप देखेंगे टू आस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल. टू आस्पेक्ट का मतलब दो कलर यूज होंगे, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है. रेड का मतलब स्टॉप, ग्रीन का मतलब प्रोसीड.
This is the home signal that we are talking about. This is the warner signal in distant signal. Y मतलब yellow means warning, ठीक है. G green मतलब proceed. तो एक तो हो गया टू aspect, ठीक है. देन व्हाट विल यू हैव इज यू विल हैव थ्री एस्पेक्ट. थ्री एस्पेक्ट्स में मतलब तीन तरह की लाइटें आप यूज कर रहे हैं. यू हैव ग्रीन, यू हैव येलो एंड यू हैव रेड. Then आ गया based upon the location. So this I have already discussed in the previous chapter. Based upon the location, what you will have reception signal and departure signal. Reception signal कब काम आएंगे जब आपकी ट्रेन ने एंटर करना है स्टेशन पे, और डिपार्चर सिग्नल कब काम आएंगे जब आपकी ट्रेन ने डिपार्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर स्टेशन से. Now these signal which control the reception of the train into the station. Departure signal are what which control the dispatch of the train from the station. Means when the train is supposed to leave. रिसेप्शन सिग्नल में आपके कौन कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं? यू विल हैव योर आउटर सिग्नल एंड यू विल हैव योर होम सिग्नल. द आउटर क्या है? आउटर इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट द स्टेशन वेयर it is provided, that is this is the first stop signal which indicate the entry of the station from the block to the station yard. मतलब क्या है कि ये पहला आपका ऐसा सिग्नल है जो कि आपकी ट्रेन को अलाउ करेगा टू प्रोसीड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन, ठीक है. होम सिग्नल क्या है? होम सिग्नल तो एकदम जहां आपका प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ा सा पहले ही लगा होगा. ड्यू टू इट्स लोकेशन एट द डोर ऑफ द स्टेशन, it is termed as home signal. The home signal has a bracketed arm to indicate which line is supposed to be used, because there are multiple lines, platform 1 2 3 4 5 6 so on, ठीक है. तो कौन सी लाइन यूज होगी तो वो इंडिकेशन भी उसमें प्रोवाइड हो जाती है. होम सिग्नल कैरी एज मेनी आर्म्स एज देयर आर नंबर ऑफ डाइवर्जिंग लाइंस. तीन है तो तीन आर्म्स होगी, चार है तो चार आर्म्स होगी. देन यू हैव इज डिपार्चर सिग्नल. डिपार्चर सिग्नल में क्या है? यू विल हैव स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर. Starter signal marks the limit up to which the train stopping at the station comes to standstill. Starter signal उस पॉइंट तक लगा होता है कि जैसे आपके होम सिग्नल्स ने इंडिकेशन दिया कि ट्रेन अंदर जा सकती है, तो जहाँ पे आपका स्टार्टर सिग्नल स्टेशन है वहाँ उससे पहले पहले आपकी ट्रेन रुक सकती है. स्टार्टर सिग्नल से आगे ट्रेन नहीं जा सकती. The starter signal is the last stop signal at the station. ठीक है, इसके आगे आपकी ट्रेन नहीं जाएगी, ये वहीं पे प्लेटफॉर्म पे रुक जाएगी. एडवांस स्टार्टर क्या है? बिसाइड द स्टार्टर सिग्नल फॉर ईच ऑफ द स्टेशन लाइंस फ्रॉम व्हिच द ट्रेन स्टार्ट्स. एंड एडवांस स्टार्टर में आल्सो बी प्रोवाइडेड. द एडवांस स्टार्टर, जैसे आप देखो स्टार्टर सिग्नल ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नाउ यू कैन प्रोसीड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. वो आगे जा रही तो आगे एक फर्दर चेक भी लगा रखा होता है एडवांस स्टार्टर. एडवांस स्टार्टर के इट इज द लास्ट स्टॉप सिग्नल. ना एट द स्टेशन it is provided. Now it gives an indication for the train having left the station and is no more the responsibility of the station master. स्टेशन मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से शुरू हो रही है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो रही है आउटर सिग्नल से, खत्म कहाँ पे हो रही है? एडवांस स्टार्टर पे, ठीक है. अब स्टेशन मास्टर का कंट्रोल, उसकी लिमिट्स हैं आउटर से लेके रिसेप्शन से लेके डिपार्चर तक, एडवांस स्टार्टर तक. अगर आपकी ट्रेन एडवांस स्टार्टर के आगे निकल गई देन इट इज नो मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेशन मास्टर. एडवांस स्टार्टर तक स्टेशन मास्टर उसे रोक सकता है ट्रेन को. ठीक है, दिस इज अ डायग्राम दैट दे हैव गिवन. तो दिस यू हैव इज अ वार्नर एंड द आउटर सिग्नल. देन एकदम जब आपका प्लेटफॉर्म शुरू होने लगता है तो यू हैव योर होम सिग्नल. After your home signal, you have the starter signal and advanced starter signal. Okay. Similarly, if you are coming from the other side, you will have the outer signal, home signal. You will have your platform. You enter your platform, you will have your starter signal. ठीक है. स्टार्टर सिग्नल क्या है कि ट्रेन को आप यहीं तक स्टेशन कर सकते हैं. उसके बाद यू हैव योर एडवांस स्टार्टर. राइट. देन आप फर्दर देखेंगे you have special characteristics. Based upon special characteristics there are various signals. You will have a repeater signal.
A repeater signal क्या है? When a train passes through a station without stopping, the driver comes across 5 signals. ठीक है, एक वार्नर आएगा, आउटर आएगा, होम आएगा, स्टार्टर आएगा, एडवांस स्टार्टर आएगा. But when the driver vision is obstructed, a signal provided with a duplicate arm of smaller size at a suitable position which repeats the signal is known as a repeater signal. Repeater signal क्या है कि it may happen that the vision of the driver is obstructed. अब वो ये वाला सिग्नल नहीं देख पाया, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी किसी सेक्शन पे ऐसी कोई फिजिबिलिटी बन रही है कि ड्राइवर और ट्रेन ऑपरेटर में स्किप दी सिग्नल, तो क्या करते हैं, थोड़ा नीचे करके वो सेम सिग्नल लगा देते हैं फिर से. ठीक है, उसमें क्या है कि अगर वो ड्राइवर इसको नहीं देख पाएगा तो इसको जरूर देख लेगा. ठीक है, एंड ही विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड वेदर ही इज सपोज्ड टू प्रोसीड और वेदर ही इज सपोज्ड टू स्टॉप. द विजन ऑफ द ड्राइवर मे बी अफेक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. ठीक है, there are following reasons due to which the vision may be obstructed. Now, overbridge between the signals. ठीक है, अगर आपका एक से सपोज ओवर ब्रिज पड़ रहा है, एक सिग्नल इधर आ रहा है, एक सिग्नल ब्रिज के बाद आ रहा है, इट मे हैपन दैट द ड्राइवर मे स्किप, ठीक है, द सिग्नल. देन व्हेन यू हैव शार्प कर्व्स, जहाँ पे आपके शार्प कर्व्स हैं, अगेन यू विल बी गेटिंग इनटू दीज पर्टिकुलर सिग्नल. नाउ दीज सिग्नल वर्क इन यूनिसेंस. ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है ये भी हॉरिजॉन्टल रहेगा, अगर ये इंक्लाइंड है ये भी इंक्लाइंड रहेगा. मतलब क्या है कि ऊपर वाले सिग्नल को वो रेप्लिकेट कर रहा है एक तरह से. These signals work in unison and hence they are also known as coacting signals. अब आगे चलेंगे हम. ठीक है, देन यू हैव इज राउटिंग सिग्नल्स. राउटिंग सिग्नल्स आप यहाँ पे खुद आप पिक्चर देख के बता सकते हो. राउटिंग सिग्नल क्या है? यू हैव वन मेन लाइन एंड यू हैव मल्टीपल ब्रांच लाइंस 1 2 3 and 4. On which line the train is supposed to go? How will the train operator know? It will know through the routing signals. यहाँ पे आप देखेंगे at big stations where the number of railway tracks are more. Now there these routing signals are used at a point of diversion. ठीक है. Now lowering any one of the signal indicates that the track for which the points are set. कि जौन सा आपने से सपोज आर्म 2 लोअर हो गई, ठीक है, आर्म 2 लोअर होगी मतलब आर्म 2 की तरफ आप प्रोसीड कर सकते हो. आर्म 3 लोअर होगी मतलब आर्म 3 की तरफ आप प्रोसीड कर सकते हो. ठीक है, मतलब if you are saying that the train is supposed to proceed towards say suppose arm number 4, only arm number 4 will be lowered और कोई lower नहीं की जाएगी. The signal for the main track is at a higher level while the signal for the other diversions are at a lower level. The main track का जो signal होता है वो ऊपर होता है और बाकी के नीचे लगे होते हैं. The number of the platforms or the line which a particular signal controls is indicated by the number of plates attached to it. ठीक है, कितनी प्लेट्स अटैच्ड है, जैसे ये सिग्नल है. ठीक है, हाउ मेनी लाइंस इट विल बी कंट्रोलिंग. Then you have the calling on signal. Now this consists of a small arrow, small arm below and parallel to the home signal that is fixed to a vertical pole. This is your main signal and this is the calling on signal that is fixed. When the train stops at the home signal, ठीक है, then calling on signal permits the train to proceed cautiously by keeping the arm at proceed position. ठीक है, तो calling on signal क्या है कि when your home signal is say suppose like this in the horizontal position, तो अगर calling on signal inclined है तो it will mean what, that you can move into the section but at lower speed cautiously even though the calling on signal is off, that is proceed. In proceed position, the driver should be prepared to stop the train at any moment if required.
ठीक है, मतलब इसने अलाउ तो कर दिया आपको कॉलिंग ऑन सिग्नल ने अंदर जाने के लिए, बट ड्राइवर हैज टू बी वेरी कॉशियस दैट किसी भी मोमेंट पे अगर ट्रेन को रोकने का सिग्नल आपको मिलेगा उसी समय आपको ट्रेन रोकनी पड़ेगी। ठीक है जी, then you have is the next point, you have is the point indicator. Now these are used to indicate the route to the driver. ठीक है, the point indicator consists of a rotating lamp. This is the रूट बताएगा वो, ठीक है, मेन लाइन या ब्रांच लाइन जो भी आप ले रहे हैं। द पॉइंट इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग लैम्प, ठीक है, रोटेटिंग लैम्प है, ठीक है, डिस्क लगी हुई है, रोटेट करती है। और रोटेटिंग लैम्प विच कैन रोटेट अबाउट इट सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकती है। दिस लैम्प इज इनक्लोज विद इन अ बॉक्स, है कि ये जो लैम्प है दिस इज इनक्लोज विद इन अ बॉक्स दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 sides. When the points are set for the main track, the indicator shows a white target. ठीक है, जब भी आपकी जो लाइन है, जो पॉइंट्स है, दे आर, यू आर सपोज टू गो स्ट्रेट टुवर्ड्स द मेन ट्रैक, दे विल शो अ व्हाइट टारगेट. When the points are changed, the indication rotates through 90 degrees showing a green target. ठीक है, दी means you are not supposed to go into the main line, you are supposed to enter into the branch line. Then further what you have is you have a modified lower quadrant semaphore signal. ठीक है, सेमाफोर सिग्नल, स्टॉप सिग्नल तो आप सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आ गया आपका मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिग्नल। उसको पढ़ने से पहले इन्होंने ड्रॉबैक्स बताए हुए हैं ऑफ एग्जिस्टिंग लोअर क्वाड्रेंट signal, existing semaphore signal. Now where stop and the warner signal are fixed on the same post, जिस पे आप stop और warner एक ही post पे लगा देते हैं, the driver has to come across the stop signal without being warned. आपने क्या किया कि stop और warner signal एक ही पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है, वार्नर सिग्नल हालांकि आपका पहले लगा होना चाहिए स्टॉप सिग्नल से पहले। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ड्राइवर है, जो ट्रेन ऑपरेटर है, उसको एकदम पता लग रहा है गाड़ी रोकनी है कि नहीं रोकनी है। तो दिस places a certain restrictive effect on the speed and it involves the possibility of the driver passing the signal at danger. The indication of the warner in the danger position is not explicit but merely a negative indication that the train is not going through the station via the main line. So in the next modified lower quadrant semaphore signal, what you do is that a distant signal is placed at an adequate distance from the home signal. A home and the warner signal placed in combination at an adequate distance, that is 185 meter where the block section ends. उसमें आप क्या करते हो कि एक specifically you will be placing a particular distance signal before you come across a stop signal. ये this is the indication of a distant signal. Indication of a distant signal, you say this is during daytime is horizontal, ठीक है, during daytime it is inclined, during night time you will use the lights that will be installed. So this is a combination that is given to you for main line and branch line. Okay, so this side you see this is your main line, this is your loop line. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि your home signal is horizontal, your warner is horizontal, your loop is horizontal, means the train can neither go towards the main neither go toward the loop. ठीक है, अब आप आगे देखो, ठीक है, your home for the main line is inclined, your warner is inclined, means the train can go toward the main but cannot go toward the loop. उसके बाद आप देखो कि मेन लाइन के लिए your home signal is inclined, your warner is
हॉरिजॉन्टल, ठीक है। होम सिग्नल कह रहा है चले जाओ, वार्नर कह रहा है रुक लो। मतलब क्या है, योर ट्रेन विल प्रोसीड टुवर्ड द मेन लाइन बट एट अ लोअर स्पीड कॉशियसली, और लूप लाइन की तरफ वो नहीं जा सकती क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि योर मेन लाइन के जो आपके सिग्नल्स हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल हैं, मतलब मेन लाइन की तरफ गाड़ी नहीं जा सकती। लूप लाइन का जो सिग्नल है वो नीचे है, मतलब गाड़ी आपकी लूप लाइन की तरफ जाएगी। कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर लूप लाइन एंड मेन लाइन। देन आपके मिसलिनियस सिग्नल्स आगे आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव द कॉशन इंडिकेटर, स्पीड इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर। ये कॉशन इंडिकेटर दिया हुआ है दैट यू हैव टू प्रोसीड बट कॉशियसली। देन स्पीड इंडिकेटर, स्पीड लिखी हुई है, विल बी फिक्स्ड। देन यू हैव a stop indicator that is given to you. Then you have a shunting limit indicator that is also given to you, ठीक है। मिसलिनियस जितने भी आपके सिग्नल्स यूज होते हैं। देन यू हैव अ टर्मिनेशन सिग्नल, ये लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी हुई है, this from this point that you see over here, you have as your caution indicator, ठीक है। you have as your caution indicator, then you have as your speed limit. caution indicator मतलब you have to speed cautiously, but at how much speed, speed indicator दिया हुआ, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड सेक्शन ड्यू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्यों दिया हुआ है ये, क्योंकि आगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। आगे टी का साइन है, मतलब दिस इज योर टर्मिनेशन सिग्नल, देयर इज नो फर्दर रेलवे लाइन अहेड, ठीक है। ये स्लाइड सभी को समझ आ गई है, ठीक है। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड near about 60 to 70% of your chapter, leaving the functioning of the automatic signaling. So automatic signaling will cover in the next lecture. So for today, any problem, any doubt that you want to ask? Is there any doubt or problem that needs to be discussed? Please, you can ask.